तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 17 टू 18 अप्रैल पीआईबी एंड द हिंदू समरी बेस्ड करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है यूएनएफपीए की जनसंख्या रिपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा मेरा शरीर मेरा अपना है, माई बॉडी इज माई ओन नामक शीर्षक से अपनी प्रमुख विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट यानी कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र की किसी रिपोर्ट में दैहिक शारीरिक स्वायत्तता बॉडीली ऑटोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब दैहिक स्वायत्तता क्या होती है? तो रिपोर्ट में दैहिक या शारीरिक स्वायत्तता को बगैर किसी हिंसा के डर से अथवा आपके निर्णय किसी अन्य के द्वारा किए जाने के बिना आपकी देह अथवा शरीर के बारे में स्वयं विकल्प चुनने की शक्ति तथा अभिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये महिलाएं गर्भ निरोधक का उपयोग करने, स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने, यहाँ तक कि अपनी काम वासना के संबंध में भी खुद निर्णय नहीं ले सकती हैं। जिन देशों में आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें केवल 55% महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, गर्भ निरोधक का उपयोग करने और सेक्स के लिए हाँ या ना कहने का विकल्प चुनने के लिए पूरा अधिकार हासिल है। केवल 75% देशों में गर्भ निरोधक के लिए पूर्ण और समान पहुंच कानूनी रूप से सुनिश्चित की गई है। दुनिया भर में अधिकांश महिलाएं शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार से वंचित कर दी जाती हैं और कोविड-19 महामारी के कारण इनके हालात और खराब हुए हैं। तो आगे देखते हैं। तो रिपोर्ट में भारत से संबंधित तथ्य। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अर्थात के अनुसार वर्तमान में केवल 12% विवाहित महिलाएं यानी कि 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग अपनी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही है। इसी आयु वर्ग की 63% विवाहित महिलाएं इस संबंध में अपने जीवन साथी के परामर्श से निर्णय लेती हैं। एक चौथाई महिलाएं यानी कि 23% महिलाएं जीवन साथी मुख्य रूप से उनके स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेता है। केवल 8% विवाहित महिलाएं जो कि 15 से 49 वर्ष के बीच में आती हैं वो गर्भ निरोधक के उपयोग पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है, जबकि 83% महिलाओं द्वारा अपने जीवन साथी के साथ मिलकर निर्णय लिए जाते हैं। महिलाओं को गर्भ निरोधक के उपयोग के बारे में दी गई जानकारी भी सीमित होती है। गर्भ निरोधक का उपयोग करने वाली केवल 47% महिलाओं को इस विधि के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया और मात्र 54% महिलाओं को अन्य गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में। तो यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संस्था है। इस संस्था का गठन यानी कि इस संस्था का स्थापना 1969 में की गई थी। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई थी कि माता पिता को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बच्चों की संख्या और उनके बीच अंतर को निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। अब यूएनएफपीए का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक गर्भ को स्वीकार किया जाए, प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और हर युवा की संभावनाएं पूरी हो। अगला टॉपिक है प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई। इसका संदर्भ देखते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हर बार उनके नाम पर नया पासपोर्ट जारी करते समय फिर से नई ओसीआई कार्ड के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा। इसकी पृष्ठभूमि है कि वर्तमान में किसी भी प्रवासी भारतीय नागरिक के लिए नया पासपोर्ट जारी करते समय आवेदक के चेहरे में होने वाले जैविक परिवर्तनों को मद्देनजर 20 वर्ष की आयु तक ओसीआई कार्ड को हर बार
तथा 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक बार फिर से जारी करना होता है। नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा 20 वर्ष की आयु होने से पहले ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण करा लिया है, उसे 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी करते समय एक बार फिर से ओसीआई कार्ड जारी करना होगा, जिससे उसके वयस्क होने के बाद उसके चेहरे की रूपरेखा दर्ज की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की आयु के बाद ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण होता है तो उसके लिए ओसीआई कार्ड पुनः जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर 20 साल से पहले ही किसी बच्चे को मिल जाता है ओसीआई कार्ड, तो 20 साल के बाद उसको वापस से पंजीकरण करवाने के लिए जाना पड़ेगा ओसीआई कार्ड लेके, और अगर 20 साल के बाद कराते हैं तो उसके लिए नया कार्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी अब से। आगे देखते हैं तो भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कौन होते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक योजना आरंभ की गई थी। अब भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी 2015 को भारतीय मूल के नागरिक कार्ड को समाप्त करते हुए इसे प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड के रूप के साथ संयुक्त कर दिया गया है। यानी कि पहले जो पीआईओ था उसे 9 जनवरी 2015 से प्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि ओसीआई के कार्ड के साथ संयुक्त कर दिया गया है। तब इसकी पात्रता क्या क्या होती है, तो भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों को प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गई है, जिसमें है जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु संविधान के लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात किसी समय भारत का नागरिक था, या जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए पात्र थे, या जो दूसरे देश के नागरिक है किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का भाग बन गया है, या जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र या पुत्री या पौत्र पौत्री, दोहित्र दोहित्री या प्रपौत्र प्रपौत्री या प्रदोहित्री या प्रदोहित्री, या किसी ऐसे व्यक्ति जो खंड क में वर्णित किसी व्यक्ति का अपार्याप्त पुत्र या पुत्री है। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अब ये NSAC क्या है, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो इसका गठन या इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना की है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। इसका कार्य है सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु देश में नवाचार और स्टार्टअप को विकसित करने के लिए एक सशक्त परिवेश का निर्माण करने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह देना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के कार्य देख लेते हैं। तो नागरिकों और छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी सुझाव देना, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, उद्भावन, इंक्यूबेशन, अनुसंधान और विकास के माध्यम से रचनात्मक और अभिनव विचारों के लिए सहयोग देना तथा इनके कीमती उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना। अब NSAC की संरचना, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी। परिषद में केंद्र सरकार द्वारा नियमित गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। इस परिषद में संबंधित मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे तथा इन सदस्यों के लिए भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद अथवा उससे ऊपर के पदों पर कार्य का अनुभव होना चाहिए। अगला टॉपिक है वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है। हाल ही में ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क EIPSN ने कहा है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से गलत है
और इसे त्याग देना चाहिए। तो केंद्र सरकार द्वारा देश से होने वाले निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे मैत्रीपूर्ण विकासशील देशों को टीकों की मुफ्त आपूर्ति तथा निम्न आय वाले देशों को वैक्सीन आपूर्ति करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान से अर्जित की गई अच्छी साख होने की संभावना है। वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है? तो वैक्सीन राष्ट्रवाद की स्थिति में कोई देश किसी वैक्सीन की खुराक को अन्य देश को उपलब्ध कराने से पहले अपने देश के नागरिकों या निवासियों के लिए सुरक्षित कर लेता है। इसके लिए सरकार तथा वैक्सीन निर्माता के मध्य खरीद पूर्व समझौता पर कर लिया जाता है। अब अतीत में इसका उपयोग क्या था? तो वैक्सीन राष्ट्रवाद नई अवधारणा नहीं है। वर्ष 2009 में फैली H1N1 फ्लू महामारी के आरंभिक चरणों में विश्व के धनी देशों द्वारा H1N1 वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद पूर्व समझौते किए गए थे। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि अच्छी परिस्थितियों में वैश्विक स्तर पर वैक्सीन के अधिकतम 2 बिलियन खुराकों का उत्पादन किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021। हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 पर राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया गया था। खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सितंबर 2021 में प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया गया है। तो अभी ये 2 सितंबर 2021 में इसका प्रथम संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 की परिकल्पना को साकार करने के लिए विश्व की कृषि खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु कार्यवाही की रणनीति तैयार करना। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर खाद्य प्रणालियों को आकार देने वाले तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि सतत विकास के लक्ष्यों SDGs की प्रगति को गति प्रदान की जा सके। इसकी आवश्यकता देख लेते हैं। तो मानवता को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए संकट के कारण भोजन और संबंधित प्रणालियों में विभिन्न चुनौतियों का में सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उत्पादन, वितरण और खपत सहित समूची कृषि खाद्य प्रणालियों के तहत कृषि पद्धतियों अथवा विशिष्ट फसल उत्पादन से अलग हमारी कार्यवाही और रणनीतियों के दोबारा तैयार करने की आवश्यकता उत्पन्न हो चुकी है। अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXI यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी के साथ देश में IPv6 जागरूकता और उसे अपनाने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाने की घोषणा की गई है। निक्सी के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज एक गैर लाभकारी संगठन है। यह वर्ष 2003 से भारत के नागरिकों को निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट की बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए काम करता है। इंटरनेट एक्सचेंज, जिनके माध्यम से विभिन्न ISP और डेटा सेंटरों के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। .in रजिस्ट्री, IN कंट्री कोड डोमेन का प्रबंधन व संचालन और भारत के लिए भारत IDN डोमेन IRINN इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रबंधन और संचालन। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमयों की समीक्षा हेतु प्राधिकारी का गठन। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 0 का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करने हेतु और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के सुझाव प्राप्त करेगा। विनियमन समीक्षा प्राधिकरण के रूप में डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। यह प्राधिकरण 1 मई से आगे 1 वर्ष तक अवधि के लिए वैध होगा।
आरबीआई द्वारा वर्ष 1999 में विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए इसी प्रकार के एक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हमारा अगला टॉपिक है साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने भारत में और अमेरिका से साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस नामक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। विश्व के सामने खड़ा नया साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए इस घोषणा में अब तक 75 देश शामिल हो चुके हैं। साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल एक गैर बाध्यकारी घोषणा, नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। इसके तहत देशों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को साइबर स्पेस में सुरक्षा का बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने, गलत सूचनाओं से निपटने तथा नागरिकों और बुनियादी अवसंरचनाओं को खतरे में डालने वाले नए खतरों का समाधान करने का आह्वान किया गया है। पेरिस कॉल घोषणा यूनेस्को और पेरिस शांति मंच में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के दौरान वर्ष 2018 में फ्रांसीस गणतंत्र के राष्ट्रपति एमुनिएल मैक्रोन द्वारा प्रस्तुति की गई थी। हमारा अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण क्षेत्राधिकार। पूर्व कानूनी मंत्री अश्विनी कुमार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे बिगड़ती कोविड-19 स्थिति पर ध्यान दें और केंद्र और राज्य सरकारों को 50 से अधिक लोगों के राज्य नैतिक रैलियों, विरोध विधानसभाओं और धार्मिक या उत्सव मंडलियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपर्युक्त निर्देश जारी करें। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह अपने पूर्ण क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 142 के तहत के प्रयोग में उपयुक्त निर्देश स्व मोटो जारी करें। अनुच्छेद 142 यानी कि 142 क्या है? तो अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को एक अनूठी शक्ति प्रदान करे पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, यानी जहां कई बार कानून या कानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता है, अदालत अपने आप को एक तरह से विवाद के लिए एक शांत करने के लिए विस्तार कर सकती है जो मामले के तथ्यों को शोभा देगी। अनुच्छेद 142(1) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस तरह का डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा कि उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है, और इस प्रकार पारित या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में इस तरह से लागू किया जाएगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है, और जब तक संबंध में प्रावधान इतना नहीं किया जाता है, इस तरह से राष्ट्रपति आदेश निर्धारित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आरबीआई को ऑन टैप लाइसेंस के लिए आवेदन मिले। भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन टैप यूनिवर्स प्राइवेट बैंक लाइसेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए 4 आवेदन मिले हैं। यह क्रमशः अगस्त 2016 और दिसंबर 2019 में जारी ऐसे लाइसेंसों के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों का हिस्सा है। अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है? तो अगस्त 2016 में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिवर्स बैंक लाइसेंस की मांग करने वाली प्राप्य संस्था होनी चाहिए। वरिष्ठ स्तर या निजी कंपनियों का समूह में बैंकिंग और वित्त में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, संस्थाएं जिनमें कम से कम 10 वर्ष का सफल ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले समूह या कंपनियों के पास 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति होनी चाहिए, और गैर वित्तीय व्यवस्थाओं के पास इनमें से 40% या उससे अधिक संपत्ति नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि है तो अप्रैल 2014 में आरबीआई ने बंधन बैंक लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक को यूनिवर्स बैंकिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। आईडीएफसी बैंक के बाद आईडीएफसी की प्रथम बैंक बनाने के लिए कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के साथ विलय हो गया है।
अगला टॉपिक है वाइटेस्ट एवर पेंट दैट कैन रिफ्लेक्ट 99% ऑफ सनलाइट। इसे कैसे बनाया गया? तो अल्ट्रा वाइट पेंट बेरियम सल्फेट से बनाया गया है जो इसे ज़्यादा सफ़ेद बनाता है। अब पेंट रात में अपने परिवेश की तुलना में सतह 19 डिग्री फ़ारेनहीट कलर रख सकते हैं। यह दोपहर के समय के दौरान तेज धूप के नीचे अपने परिवेश के नीचे 8 डिग्री फ़ारेनहीट को ठंडा भी कर सकता है। यह पेंट वेंटा ब्लैक नामक ब्लैक पेंट के निकटतम बराबर हो सकता है, जो दृश्य प्रकाश के 99.9% तक अवशोषित करने में सक्षम है। अगला टॉपिक है इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस चुनौती को शहरों के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में परिकल्पित किया गया है ताकि खाओ राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ाने में उनके प्रयासों को पहचाना जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साझेदारी में यह अनूठी चुनौती सही खाद्य प्रथाओं और आदतों का माहौल पैदा करेगी, खाद्य सुरक्षा और नियामक वातावरण को मजबूत करेगी, उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करेगी और उनके भारत के प्रमुख शहरों में बेहतर खाद्य विकल्प बनाने की आग्रह करेगी। यह चुनौती सभी स्मार्ट शहरों, राज्यों, केंद्रों के राजधानी शहरों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए खुली है। परिवहन 4 ऑल चैलेंज, टी फॉर ऑल चैलेंज। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिवहन और विकास नीति संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिवहन और विकास नीति संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया है। इस चुनौती का उद्देश्य सभी नागरिकों की ज़रूरतों को बेहतर तरह से पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने वाले समाधान विकसित करने के लिए शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्टअप को एक साथ लाना है। इस चुनौती का उद्देश्य सभी नागरिकों की ज़रूरतों को बेहतर तरह से पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने वाले समाधान विकसित करने के लिए शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्टअप को एक साथ लाना है। सभी स्मार्ट सिटी मिशन शहर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां और 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस चुनौतियों के लिए पात्र हैं। सभी स्मार्ट सिटी मिशन शहर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस चुनौती के लिए पात्र हैं। अगला टॉपिक है बी आर अम्बेडकर। जो देश बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती मना रहा है। समाज सुधारक, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री के रूप में इनकी भूमिका सर्वविदित है। देश ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। अपने विचारों की गंभीरता, राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका और उस पर किए गए कार्यों को समझने के लिए अम्बेडकर पर चिंतन करना अनिवार्य है ताकि सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया जा सके और एक न्याय संगत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संवैधानिक सुधारों में योगदान। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से एक बस समाज के निर्माण के लिए सावधानीपूर्वक उपाय किए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए उनकी वकालत ने यह सुनिश्चित किया कि आज़ादी के तुरंत बाद महिलाओं को मतदान करने का अधिकार है। हिंदू संहिता विधेयक की उनकी वकालत महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी उपाय था, जिसमें उन्होंने अपनाने और वारिस बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। उन्होंने संघीय वित्त के विकास में योगदान दिया है। अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। आम्बेडकर कई राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में अग्रणी थे। तो
कौन कौन सी राष्ट्रीय संस्थाओं के अग्रणी रह चुके हैं तो जान लेते हैं। तो आम्बेडकर एक संस्था बिल्डर के रूप में अग्रणी थे, लेकिन उन्हें वह ध्यान नहीं मिला जो वह इतिहास के पन्नों में हकदार थे। भारतीय रिजर्व बैंक की संकल्पना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से की गई थी, जिसने रुपये की समस्या में रखे गए आम्बेडकर के दिशा निर्देशों पर विचार किया, इसका मूल और इसका समाधान। 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यवाही परिषद में एक श्रमिक सदस्य के रूप में उन्होंने जल, बिजली और श्रम कल्याण क्षेत्रों में कई नीतियां विकसित की। उनकी दूरदर्शिता ने केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नौवहन आयोग, केंद्रीय तकनीकी बिजली बोर्ड के रूप में केंद्रीय जल योजना की स्थापना में मदद की। अंतर्राजकीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 उनकी विजन से उत्पन्न होते हैं। निष्कर्ष हेतु प्रस्ताव में कहा गया था कि डॉक्टर आम्बेडकर ने इतिहास के सबसे बड़े नागरिक अधिकार आंदोलन में से एक का नेतृत्व किया है, जो कि सैकड़ों लाखों दलितों के लिए बुनियादी अधिकार स्थापित करने के लिए काम कर रहा है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 को शामिल करने में सफल रहा है, जो किसी भी रूप में छुआछूत और उसकी परिपाटी को समाप्त करता है। उनकी जयंती पर आईए ने अपने विचार के व्यापक कैनवास की कल्पना करके उन्हें एक उचित श्रद्धांजलि अर्पित करें और राष्ट्र निर्माण अभ्यास में खुद को विसर्जित करने की प्रतिज्ञा लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हाँ गाइस, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट दो तीन दिन से जो ज़्यादा करंट अफेयर्स से सब ले लिया है इस वीडियो में। और अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल बटन दिया गया है। तो गाइस, थैंक यू सो मच।